एपिसोड 9 के शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुन्मो और यूजंग की शादी हो रही थी। शादी चली रही होती है, इतने में जुन्मो के डैड वहाँ पर आकर तमाशा करने लग जाते हैं। वो जुन्मो से कहते हैं, आज इतना खुशी का दिन है, तुम्हारे डैड को ड्रग्स करने के लिए पैसे चाहिए। जुन्मो जब अपने डैड का हाथ देखता है तो उनके हाथ पर सिरिंजेस के बहुत सारे निशान थे। वो अपने डैड को कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने के लिए बोलता है तो उसके डैड उसको गाली देने लगते हैं और कहते हैं, इतने चिल्लर पैसे से मेरा क्या होगा, मुझे और पैसे चाहिए। तो जुन्मो वहाँ पर जितने भी पैसे थे वो सारे ही अपने डैड को दे देता है। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर जेग्योन ग्रुप के लोगों ने गीचुल और उसके गैंग पर अटैक कर दिया था। सारे ही लोग एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे थे। गीचुल यूजंग को लेकर बाहर आता है। उसी टाइम पर जुन्मो भी वहाँ पर पहुँच गया था और एग्जैक्टली ये वही वाला सीन था जो हमने सीरीज के शुरुआत में देखा था। जुन्मो यूजंग की तरफ देखता है और यूजंग भी उसी को देख रही थी। ये सब देखकर जुन्मो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चाकू लेकर वहाँ के सारे लोगों को मारना चालू करता है। तभी हम देखते हैं एक आदमी यूजंग का बाल पकड़ लेता है और उसको खींचते हुए अंदर ले जाता है, लेकिन गीचुल यूजंग को बचा लेता है। जुन्मो ने अकेले ही काफी सारे लोगों को मारकर ढेर कर दिया था। फिर जुन्मो उसी रूम में आ जाता है जहाँ पर यूजंग थी। एकदम से एक आदमी जुन्मो पर अटैक करता है तो जुन्मो अपने आप को बचाने के लिए उस आदमी का कान काट लेता है। उसकी ऐसी हालत देखकर यूजंग भी परेशान हो गई थी। उसी वक्त एक आदमी यूजंग पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन गीचुल उसको बचा लेता है। गीचुल यूजंग के हाथों पर पट्टी बांध रहा था, लेकिन यूजंग की नजर जुन्मो से हटी नहीं रही थी। वो देखती है जुन्मो कितनी बुरी तरीके से लोगों को मार रहा है। एक केस के चक्कर में उसे ऐसा इंसान बनना पड़ रहा है जैसा इंसान वो है ही नहीं। कुछ ही देर में वहाँ पर हेरियन पहुँचती है। वो जुन्मो की ऐसी बुरी हालत देखकर उससे पूछती है कि तुम इस हद तक क्यों जाते हो। जुन्मो कहता है, बस यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जिसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। हेरियन को लगता है वो गीचुल की बात कर रहा है, पर वो तो यूजंग की बात कर रहा था। हेरियन गीचुल से कहती है, ऐसा पहली बार हुआ है जब मैंने अपने फादर की बात नहीं मानी है। अब तुम मुझे प्रूव करके दिखाओ कि मेरा डिसीजन सही है। दूसरी तरफ हम ओयामा और किसो को देखते हैं, जिन्होंने गीचुल को मरवाने के लिए उन गुंडों को भेजा था। इतने में वहाँ पर गीचुल की गैंग पहुँच जाती है। जुन्मो आकर किसो का गला पकड़ लेता है और कहता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बिल्कुल भी हिलना मत। फिर जुन्मो एक नाइफ लेकर उसके पैर में स्टैब कर देता है। गीचुल ओयामा से कहता है, इस बात का पूरा ध्यान रखना कि तुम ये सारी बात कानेमोटो को बता दो। मैं चाहता हूँ कि वो खुद से कोरिया आकर मुझसे पर्सनली माफी मांगे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये डील कैंसिल हो जाएगी। अगले सीन में सारे ही लोग ऑफिस की तरफ जा रहे थे। तभी हिसंग को एक फ्लैशबैक सीन याद आता है। जब एक गुंडा उसको मारने ही वाला था तब गीचुल वहीं पर था, लेकिन फिर भी गीचुल ने उसकी हेल्प नहीं की, बल्कि वो तो यूजंग को बचाने के लिए अंदर चला गया था। फिर हम यूजंग को देखते हैं जहाँ पर उसे एक फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पर जुन्मो ने उसको प्रपोज किया था। ये सारा कुछ सोचकर उसको बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि जिस इंसान से वो प्यार करती है उसकी एक मिशन की वजह से इतनी बुरी हालत हो गई है। तभी उसके पास जुन्मो का कॉल आता है। जुन्मो उसको बताता है, आज जो भी हुआ मैं उसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। इस मिशन के चक्कर में तुम्हारी जान जा सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस मिशन से दूर रहो। अगले सीन में हम देखते हैं गीचुल जुन्मो को अपने घर लेकर आता है। वो जुन्मो से पूछता है, तुमने चाइनीज लोगों का वो ऑफर एक्सेप्ट क्यों कर लिया जबकि उन लोगों ने क्वांटिटी डबल कर दिया है। जुन्मो कहता है, हमारी ही गलती की वजह से वो अपना सामान बेच नहीं पाए और इसी वजह से उनका स्टॉक ओवरलोड हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि हमें उनका सारा स्टॉक ले लेना चाहिए। ऐसा करने से हम उनका भरोसा दोबारा से जीत सकते हैं, लेकिन जापानीज लोगों के बिना उतना सारा स्टॉक सेल करना आसान नहीं होगा। गीचुल बताता है, मैंने कानेमोटो को बिल्कुल अपने फादर की तरह ट्रीट किया, लेकिन उसने हमें ही डबल क्रॉस कर दिया। आज उसकी वजह से यूजंग की जान जा सकती थी। रात में जुन्मो को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो हॉल में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर गीचुल की बहन आती है। वो कहती है, गीचुल तेहो के अलावा किसी को भी घर लेकर नहीं आया, लेकिन वो तुम्हें घर लेकर आया, इसका मतलब तुम उसके अच्छे दोस्त हो। अगले सीन में हम प्रोसिक्यूटर को देखते हैं जो कमिश्नर को बता रहा होता है कि थोड़े दिन पहले जेग्योन ग्रुप और गीचुल की गैंग में लड़ाई हुई है और मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइम के लिए हम लोग इस बारे में किसी से बात ना करें। दूसरी तरफ हम सारे लोगों को देखते हैं। जुन्मो बताता है, मुझे जाकर जापानीज लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि जापानीज लोगों के बिना ट्रेडिंग करना इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव मिंगो पहुँच जाता है। वो गीचुल से कहता है, मैंने उस इन्वेस्टिगेटर का कॉल हिस्ट्री निकाला है, मुझे पता चला है कि उसने आखिरी बात तुमसे की थी। गीचुल कहता है, मैंने उसे किसी केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था। मिंगो कहता है, ये बात बहुत अजीब है, तुमसे बात करने के बाद वो इन्वेस्टिगेटर मर गया और तुम्हारा वो ड्रग डीलर यांकीज वो भी बहुत दिनों से गायब है, और यहाँ तक कि मैनेजर चो भी मर चुका है। फिर वो गीचुल को वही लाइटर दिखाता है जो उसको क्राइम सीन से मिला था। फिर मिंगो कहता है, सबसे अजीब बात तो ये है कि उसका फोन मिसिंग है, क्या तुमने उसका फोन लिया है? गीचुल कहता है, जो भी इस लाइटर का ओनर है उससे जाकर पूछो, शायद उसी ने इन्वेस्टिगेटर का फोन लिया होगा। बाहर आने के बाद उसको जुन्मो मिलता है। वो जुन्मो को वही लाइटर देकर कहता है, तुम अपना लाइटर पुलिस स्टेशन में भूल गए थे। जुन्मो कहता है, लाइटर के लिए थैंक यू, लेकिन ये लाइटर मेरा नहीं है। तो मिंगो कहता है, तुम्हें लगता नहीं कि बहुत देरी हो गया है, ये लाइटर तुम्हारा हो सकता है, तुमने उस इन्वेस्टिगेटर का
का छत तक पीछा क्यों किया जिसको गिचुल ने हायर किया था, और तुमने उसका फोन क्यों लिया? जुन्मो कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। तभी मिंगो कहता है मैं तुम्हारी तरह छोटी मछली नहीं पकड़ना चाहता, बल्कि मैं तो बड़ी मछली पकड़ना चाहता हूँ जिसने मैनेजर चो का मर्डर किया है। तुम यांकिस को मेरे पास लेकर आओ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं गिचुल को नहीं बताऊंगा कि तुम्ही ने उस इन्वेस्टिगेटर को मारा है। जुन्मो कहता है तुम्हारी कहानी अच्छी है, लेकिन तुम्हारी बातों का कोई सेंस नहीं बनता। अगले सीन में हम यूजंग को देखते हैं जो गिचुल से मिलने के लिए आई थी। वो गिचुल से पूछती है उस दिन हुआ क्या। गिचुल बताता है बिजनेस को लेकर हम लोगों की काफी दिनों से लड़ाई चल रही है। तो यूजंग पूछती है क्या तुम हमेशा के लिए इतना डेंजरस बिजनेस करते रहोगे? गिचुल कहता है मैं भी इन सब से बाहर आना चाहता हूँ। जैसे ही मेरे नाम का इंटरनेशनल सिटी बन जाएगा उस दिन से सब लोग मुझे रिस्पेक्ट देने लग जाएंगे, कोई मुझे गैंगस्टर नहीं समझेगा, और तब जाके मैं तुम्हारे फैमिली के सामने प्राउड से खड़ा हो पाऊंगा। दूसरी तरफ हम जुन्मो को देखते हैं जो ओयामा से मिलने के लिए आया था, लेकिन ओयामा जरा भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इसलिए जुन्मो कहता है मैं गिचुल की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। इसलिए ओयामा जुन्मो के साथ जाता है। जुन्मो उसको बताता है आपको तो पता चल ही गया होगा कि हमने किसो की गैंग के साथ कैसे डील किया। गंगनम में हम ही वो लोग हैं जो चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जो भी इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके रेड को दोबारा से चालू कर देना चाहिए। अगले सीन में हम डिटेक्टिव मिंगो को देखते हैं जो किसो से मिलने के लिए आया हुआ था। वो किसो से कहता है मुझे पता चला है कि गिचुल की गैंग ने तुम लोगों की बुरी हालत कर दी। किसो कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना। तो मिंगो उसको उकसाने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम इतनी आसानी से चुपचाप बैठ नहीं सकते। आज तक मैंने तुम्हारे सारे क्राइम को कवर अप किया है, इसलिए तुम्हारा आराम से बैठना ठीक नहीं होगा। तभी वो मिंगो के एक आदमी को बाहर बुलाता है और कहता है मैंने तुमसे यांकिस के बारे में पता लगाने के लिए बोला था। वो आदमी कहता है मैंने इस बारे में पता लगाया है, मुझे पता चला है कि यांकिस ये सारा सामान किसी डॉडजर्स नाम के आदमी से खरीद रहा था, लेकिन फिलहाल वो जेल में बंद है। फिर हम देखते हैं मिंगो उसी आदमी डॉडजर्स से मिलने के लिए जेल पहुंचता है। वहां जाकर वो गंगनम क्रिस्टल के बारे में पूछता है। डॉडजर्स बताता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस गंगनम क्रिस्टल बेच रहा था। मिंगो कहता है जो भी क्राइम तुमने किया है उसके लिए तुम्हें कम से कम 10 साल की सजा होगी। फिर मिंगो कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने साथ बाहर लेकर चलूं तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। अब मिंगो उसको बाहर ले जाकर पोल से बांध देता है। वो उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करके यांकिस के बारे में पूछता है। डॉडजर्स बताता है मैं कभी भी यांकिस के साथ काम नहीं करता था। ये सुनकर मिंगो को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो बैट लेकर उसको मारने के लिए आता है। तो डॉडजर्स कहता है मैं यांकिस के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मुझे इतना ही पता है कि उसको पैसों की जरूरत थी क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से उसने अपना स्टॉक बढ़ा लिया। हमारे जितने भी क्लाइंट्स थे उसने सारे क्लाइंट्स चुरा लिए और तब से मैंने यांकिस से बात भी नहीं की है। मिंगो यांकिस की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। डॉडजर्स बताता है मैं जानता हूँ वो कहाँ पर रहती है। अब वो मिंगो को उसी लड़की वेंडी के फ्लैट में लेकर जाता है, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि वेंडी तो भाग चुकी है। अगले सीन में हम कानेमोटो को देखते हैं। वो ओयामा पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है तुम्हारी वजह से मुझे इतनी दूर तक आना पड़ा। अंदर आकर वो गिचुल से कहता है कम से कम तो मुझे रिसीव करने ही आ जाते। गिचुल कहता है मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो कानेमोटो कहता है क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? गिचुल कहता है आपने जो मेरे साथ किया अगर उससे कंपेयर करे तो ये कुछ भी नहीं है। तो कानेमोटो उसकी बहुत इंसल्ट करता है। वो कहता है तुम्हारे जैसा अनाथ इंसान हमेशा अनाथ ही रहेगा। गिचुल बोलता है अपने जबान को लगाम दो। फिर कानेमोटो कहता है मैं तुम पर एक लास्ट एहसान कर रहा हूँ, तुम ट्रेड को डबल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें प्राइस उतना ही रखना होगा जितना पहले था। तभी गिचुल उसको पेपर पे कुछ लिख कर देता है। ये देख कर कानेमोटो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद जुन्मो देखता है गिचुल ने उस पेपर पर ये लिखा था कि उसने प्राइस को 30% बढ़ा दिया है। इस तरफ कानेमोटो जब जा रहा था तब वो ओयामा की काफी बेइज्जती करता है। ये सब देखकर ओयामा को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि हर बात पर कानेमोटो उसकी बेइज्जती करता था। अगले सीन में हम जुन्मो को देखते हैं जो हेरियन से मिलने के लिए पहुंचा था। जुन्मो से कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेरियन बताती है मुझे पता चला है कि मेरे फादर ने कानेमोटो को कॉल किया था। वो कह रहे थे हमें कोरियंस को बीच में से हटा देना चाहिए और डायरेक्टली जापानीज के साथ ट्रेड करना चाहिए। जुन्मो कहता है गिचुल या फिर तुम्हारे फादर पर डिपेंड रहने से अच्छा है हम दोनों ही इस काम को पूरा करें। फिर हम देखते हैं जुन्मो और हेरियन कानेमोटो से मिलने के लिए पहुंचते हैं। जुन्मो कानेमोटो से कहता है गिचुल ने आपकी बहुत बेइज्जती की और इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कानेमोटो कहता है हेरियन यहाँ पर क्या कर रही है? हेरियन कहती है मैं आपसे बिजनेस के बारे में बात करने आई हूँ। कानेमोटो बोलता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जो भी बात करनी थी मैंने तुम्हारे फादर से कर ली है। हेरियन कहती है लेकिन आपने मुझसे तो बात नहीं की ना। चाइना से जापान
जापान सामान भेजने के लिए सबसे पहले हमें सामान को कोरिया लाना पड़ता है और कोरियंस के बिना ये पॉसिबल नहीं है। मेरे डैड सामान को बनवाते हैं और मैं डिलीवरी का काम देखती हूँ, इसलिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेड नहीं होगी। फिर कानेमोटो जुन्मो से पूछता है, क्या तुम मेरे बेटे बनना चाहते हो? तभी कानेमोटो का एक आदमी जुन्मो के सामने एक नाइफ रखता है। जुन्मो पूछता है, ये सब क्या है? कानेमोटो कहता है, मेरा बेटा बनना इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो कोई भी ट्रेड नहीं होगा। ये सब सुनकर जुन्मो बहुत डर गया था। वो उस नाइफ से अपने फिंगर को काटने लग जाता है, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा था। कानेमोटो कहता है, लगता है इसे नहीं होगा, किसी एक को इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तभी कानेमोटो का एक आदमी जुन्मो की उंगली काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो जुन्मो की उंगली नहीं काटता, बल्कि कानेमोटो को ही स्टैब कर देता है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं, ओयामा ने उस आदमी को कहा था, तुम बिल्कुल मेरे भाई जैसे हो और तुम ऐसे इंसान के लिए अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो जिसको तुम्हारी वैल्यू ही नहीं है। कानेमोटो को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ओयामा ने ऐसा किया। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं, जब एक आदमी ने ओयामा को पकड़ लिया था तब कानेमोटो ने ओयामा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और उसने उस आदमी को शूट करने के लिए बोला। वो कानेमोटो से कहता है, तुमने कभी भी मेरी परवाह नहीं की, वैसे भी तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए था। उसके बाद वो नाइफ लेकर कानेमोटो को बार बार स्टैब करके उसे मार देता है। वो जुन्मो से कहता है, तुम्हें जो भी ट्रेड करना है तो मेरे साथ कर सकते हो और मैंने गिचुल से पहले ही बात कर ली है। जुन्मो पूछता है, गिचुल को इस बारे में पहले से ही पता था क्या? फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं, ओयामा ने गिचुल से कहा था, आज से मैं तुम्हारा नया दोस्त बनना चाहता हूँ। गिचुल कहता है, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूँ? ओयामा बोलता है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें भरोसा करना ही होगा। तभी हम देखते हैं गिचुल वहीं के कमरे से बाहर निकलता है, यानी कि वो इतने देर से अंदर ही था। वो बाहर आकर ओयामा से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ओयामा पूछता है, अब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? गिचुल कहता है, अब हमारे रास्ते से सबसे बड़ा कांटा हट चुका है। इसी सीन के साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।